हेलो, नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज हम इस स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम, मानव का उत्सर्जन तंत्र। ये आपके क्लास 12th का 25 नंबर चैप्टर है, आरबीएससी का 25 नंबर चैप्टर कौन सा है? एक्सक्रेटरी सिस्टम, मानव का उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मानव का उत्सर्जन तंत्र। आवाज़ आ रही है क्लियर? हेलो, स्टार्ट करते हैं। मानव का उत्सर्जन तंत्र। आवाज़ आ रही है तो कमेंट करके बता दो। आवाज़ आ रही है ना क्लियर? ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। आवाज़ आ रही है क्लियर तो कमेंट करके बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं। अरे आवाज़ आ रही है ना क्लियर? आवाज़ आ रही है ना महावीर? क्लियर आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। मानव का उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। थोड़ा इसमें आप इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार इंग्लिश वर्ड दे देता है और हमें पता नहीं चलता कि ये इस कोर्स में है या हमारे नोट्स में है या कहीं और से क्वेश्चन आया है। तो हर एक का थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी आप याद रखना, जितना हो सके उतना। आगे भी आपको ये काम देगा। तो इस उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उत्सर्जन क्या होता है, किस पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है। तो हमने पढ़ा था एक तो पाचन तंत्र के बारे में, कि पाचन तंत्र में हमने जो भोजन लिया था, क्या लिया था? भोजन। भोजन में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, और क्या होती है? वसा। भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, और क्या होती है? वसा। कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका पाचन किसके रूप में किया जाता है? ग्लूकोज के रूप में। जबकि प्रोटीन होता है वो किस रूप में अपघटित हो जाता है हमारे शरीर में? एमिनो अम्ल के रूप में अवशोषित किया जाता है। और जो आपके वसा होती है वो आपके वसीय अम्लों के रूप में संग्रहित कर ली जाती है। ये ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल, इनका क्या कर लिया जाता है? अवशोषण। थोड़ा बेसिक पढ़ना पहले उत्सर्जन तंत्र से पहले, कि क्या होता है बेसिक उत्सर्जन तंत्र, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। फिर आगे बात करते हैं कि एमिनो अम्ल। एमिनो अम्लों से क्या बने होते हैं? आपके प्रोटीन। तो एमिनो अम्लों का फॉर्मूला क्या होता है? आपके NH2CH और यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं? एक एल्किल समूह। ये क्या होता है? आपके एमिनो अम्लों का फॉर्मूला। इसी में भी क्या है? एक आपके कार्बन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, और क्या है? नाइट्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु। मतलब इससे भिन्न यहाँ पे क्या आया? एक नाइट्रोजन परमाणु आया भिन्न। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि श्वसन तंत्र में हमने देखा था, क्या देखा था श्वसन तंत्र में? कि श्वसन तंत्र में किसका उत्सर्जन किया जाता है? CO2 का। वो भी एक उत्सर्जी अंग है, क्योंकि उसमें किसका उत्सर्जन किया जाता है? CO2 का। और इस CO2 का उत्सर्जन किया जाता है, यहाँ से क्या निकल जाता है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, मतलब कार्बन भी बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाता है। किसके द्वारा? श्वसन तंत्र के द्वारा। अब यहाँ पे जो पीछे नाइट्रोजन बची है हमारे शरीर में, इस नाइट्रोजन को किस रूप में बाहर निकाला जाता है, वो हम पढ़ेंगे इस उत्सर्जन तंत्र में। कि नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है? एक उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। उसमें विशेष प्रकार के अंग कार्य करते हैं। वो अंग है आपके वृक्क। कौन से अंग है? वृक्क। समझ में आ गया ना यहाँ तक? कि हमारे शरीर में कार्बन और ऑक्सीजन किस रूप में बाहर निकलते हैं? CO2 गैस के रूप में। किसके द्वारा? श्वसन तंत्र के द्वारा। और आपके जो नाइट्रोजन होती है, इस नाइट्रोजन को बाहर निकालने के लिए कौन सा तंत्र काम में आता है? आपका उत्सर्जन तंत्र काम में आता है। इस उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है? जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है वो बाहर निकाले जाते हैं। एक बात और यहाँ पे मैं बता दूं आपको, कि जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज आपके ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे संग्रहित रहती है? बताओ। ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे संग्रहित रहती है? कमेंट करके बताओ। मैंने बताया था आपको क्लास में।
कि ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे संग्रहित रहती है? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कहाँ पे संग्रहित रहता है ये बताओ, पता है तो अरे कमेंट करो। ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे संग्रहित रहता है, किस अंग में? जब पाचन तंत्र पढ़ा था तब मैंने बताया था, वहां पे कहाँ पे संग्रहित रहता है, बता महावीर। नहीं पता? अरे यकृत में संग्रहित रहता है, लीवर में। मैंने बताया था कि जो अतिरिक्त भोजन होता है वो ग्लूकोज वो ग्लाइकोजन के रूप में बदल जाता है। और कहाँ पे संग्रहित रहता है? हमारे शरीर में यकृत में संग्रहित रहता है। कहाँ पे संग्रहित रहता है? यकृत में संग्रहित रहता है। यकृत में संग्रहित रहता है जो अतिरिक्त भोजन होता है। फिर आगे बात करते हैं कि जो अतिरिक्त भोजन होता है वो यकृत में संग्रहित रहता है। फिर आगे क्या होता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन हो जाएगा? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में जो रक्त में ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन करता है? आपके इंसुलिन। ये आपके इतना था कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि उत्सर्जन होता है, जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं उनको उत्सर्जन 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कि जो भी जीव है उनका वर्गीकरण आपके 3 प्रकार से किया जाता है। किसके आधार पर? नाइट्रोजन अपशिष्ट के आधार पर। N2 अपशिष्ट के आधार पर ये आपके जीव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और दूसरे वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और तीसरे वे जीव जो क्या करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव आपके किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन जीवों में क्या होता है आपके कि ये एक तो प्राणी कहलाते हैं आपके अमोनोटेलिक। क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक। जो प्राणी आपके अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक या एमिनोटेलिक बोल सकते हैं। फिर अगली बात आती है इसमें कि 1 ग्राम, क्या 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए, 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए इसमें 500 ml जल की आवश्यकता होती है। कितने पानी की आवश्यकता होती है? कि 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 500 ml जल की आवश्यकता होती है। इतनी बात यहाँ पे ध्यान रखना। और अमोनिया क्या होती है? बहुत ही विषैला होता है। कैसा होता है? विषैला। इसलिए इस अमोनिया को शीघ्रता से क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकाला जाता है। शरीर से शीघ्रता से बाहर निकला, क्योंकि ये क्या होता है? अत्यंत विषैला होता है। अत्यंत क्या होता है? विषैला। विषैला होने के कारण इसको शरीर से जल्दी से बाहर निकाल दिया जाता है। एक तो प्राणी क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक, जो प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। एक आपके 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए कितने ml जल की आवश्यकता होती है? 500 ml। और ये अत्यंत विषैला होता है, इसीलिए इसको शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे शीघ्रता से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर अगली बात करते हैं आपके यूरिया के बारे में। पहले आप एक एक समझना। दूसरा चल रहे हैं यूरिया के बारे में कि यूरिया में क्या होता है। अब यूरिया की बात करें तो यूरिया में क्या होता है कि जो प्राणी आपके यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी आपके कहलाते हैं यूरियोटेलिक। क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक। दूसरी बात इसमें कि 1 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करने के लिए, 1 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करने के लिए 500 ml जल की आवश्यकता होती है। 50 ml जल की आवश्यकता। कितने ml जल की आवश्यकता होती है? 50 ml जल की आवश्यकता होती है। ये पानी में आसानी से घुल सकता है। कौन घुल सकता है? आपके यूरिया घुल सकता है। 1 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करने के लिए 50 ml जल की आवश्यकता होती है। ये क्या होता है? आपके अमोनिया से कम विषैला, अमोनिया से कम विषैला होता है, इसीलिए इसे थोड़े समय के लिए शरीर में संग्रहित किया जा सकता है। फिर अगली बात करते हैं यूरिक अम्ल की। किसकी बात करते हैं? यूरिक अम्ल की।
तो इस यूरिक अम्ल में क्या है, एक तो जो प्राणी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो आप ये कहलाते हैं यूरिकोटेलिक। क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक। इतना ध्यान रहेगा, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। फिर अगला होता है कि 1 ग्राम यूरिक अम्ल को उत्सर्जन करने के लिए 5 ml जल की आवश्यकता होती है। कितने ml जल की आवश्यकता होती है, 5 ml। ये बहुत ही कम विषैला, मतलब विषैला होता भी नहीं और इसको अधिक समय तक शरीर में संग्रहित कर लिया जाता है। अब यहाँ पे तीनों वापस देखना। अब मैंने क्या बताया था पहले आपको कि अमोनिया के बारे में बताया था कि अमोनिया होता है, इसका उत्सर्जन करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं आपके, अमोनोटेलिक। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक। और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं आपके, यूरिकोटेलिक। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि प्राणी अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक किसे कहते हैं। अगला है यहाँ पे कि 1 ग्राम अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए 500 ml जल की आवश्यकता, और यहाँ पे 1 ग्राम यूरिया को उत्सर्जन करने के लिए 50 ml जल की आवश्यकता, और यहाँ पे 1 ग्राम यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करने के लिए 5 ml जल की आवश्यकता होती है। मतलब धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी की मात्रा देखो सब में कम हो रही है। पानी की मात्रा क्या हो रही है, कम। तो सबसे अधिक पानी किसके पास में रहता है, आप सोच समझ के बताओ। कैसा कौन सा जीव है जिसके पास में पानी अधिक रहता है, कमेंट करके बताओ। किसके पास में पानी सबसे अधिक रहता है, कौन से जीव के पास में, कौन से जंतु के पास में बताओ पानी सबसे अधिक रहता है। अरे कमेंट करके बताओ, कौन से प्राणी के पास या कौन से जीव के पास पानी सबसे अधिक रहता है। कौन से जीव के पास रहता है महावीर सबसे अधिक पानी, अमोनोटेलिक। हाँ, अमोनोटेलिक के पास में तो रहता है सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, पर जीव का नाम बताओ कि कौन सा जीव है जिसके पास में पानी अधिक रहता है, उस जीव का नाम बताओ। पानी सबसे अधिक किसके पास में रहता है, जल्दी बताओ। पानी किस जीव के पास में सबसे अधिक रहता है, अरे सोचो। हाँ, फिश, एकदम राइट। मतलब मछलियों के पास में क्या होता है, पानी अधिक होता है, तो वो मछलियाँ आपके किसका उत्सर्जन करती है, अमोनिया का। पता चल गया ना यहाँ पे कि जिसके पास में अधिक पानी होगा वो किसका उत्सर्जन करेगी, आपके अमोनिया का। तो हम इसमें उदाहरण में एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, फिश मतलब मछलियाँ या जलीय जीव। ये सारे जलीय जीव जो भी आपके किस में आ जाएंगे, अमोनिया में। जो आपके एनेलिडा है, पोरीफेरा है, पोरीफेरा मतलब किस में पाया जाता है, आपके जल में पाया जाता है। ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, अमोनोटेलिक में। मतलब इनके पास में क्या होता है, पानी अधिक मात्रा में रहता है, तो ये अमोनिया का उत्सर्जन आसानी से कर सकते हैं। तो अगर पूछे एग्जाम में कि मछलियाँ किस नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करती है, तो किसका उत्सर्जन करती है, वो आपके अमोनिया का। किसका उत्सर्जन करती है, अमोनिया का। फिर सेकेंड नंबर चलते हैं यूरिया पर, कि यूरिकोटेलिक, सॉरी लास्ट में चलते हैं यूरिक अम्ल पर, वापस आएंगे फिर यूरिया पर। इसमें क्या लिखा है मैंने कि वह प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाता है, आपके यूरिकोटेलिक। क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक। फिर अगला मैंने बताया था कि 1 ग्राम यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने के लिए 5 ml जल की आवश्यकता होती है। कितने ml जल की आवश्यकता होती है, 5 ml जल की आवश्यकता होती है। अब बताओ सबसे कम पानी किसके पास में रहेगा, कौन से जंतुओं के पास में सबसे कम पानी रहता है, किसके पास में सबसे कम पानी रहता है, किस स्थान पे पाए जाने वाले, किस स्थान पे पाए जाने वाले जीवों के पास में सबसे कम पानी रहता है। तो इसमें बता देता हूँ, केमल, ऊंट में। हाँ बिल्कुल सही। मतलब मरुस्थली जो भी जीव पाए जाते हैं मरुस्थल में, उनके पास में वहाँ पे क्या रहता है, पानी कम रहता है। और एक आपने सुना होगा, एक तो हो जाएगा इसमें आपके ऊंट एग्जाम्पल में, ठीक है। और एक आपके पास हो जाएगा पक्षी। पक्षियों का मतलब शरीर क्या होता है, हल्का, इसीलिए वो आसानी से उड़ सकते हैं। तो उनके शरीर में भी क्या होता है, आपके पानी कम होता है, तो वो किसका उत्सर्जन करेंगे, आपके यूरिक अम्ल का। और जो आपके कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े, ये हो जाएंगे आपके कौन से संघ में आते हैं, कीड़े मकोड़े, ये कीट पतंग लिख सकते हैं, ठीक है ना, कीट पतंग।
मोलस्का संघ के जंतु। तो ऊंट, पक्षी, कीट पतंगे ये सारे किस में आ जाएंगे आपके यूरिकोटेलिक। मतलब ऊंट, पक्षी, कीट और पतंग ये सारे किस पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, आपके यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इतना समझ में आ गया कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। फिर आगे है कि यूरिया का उत्सर्जन कौन करते हैं, मतलब जिसके पास में ना तो ज़्यादा पानी ना कम पानी, पर्याप्त पानी किसके पास में, तो पर्याप्त पानी में होता है आपके स्तनधारी, और स्तनधारी में क्या आते हैं, मनुष्य। क्या आता है, मनुष्य। तो मनुष्य किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है, आपके यूरिया का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। इतना समझ में आ गया कि अमोनोटेलिक क्या होता है, यूरियोटेलिक क्या होता है, यूरिकोटेलिक क्या होता है। कि अमोनोटेलिक मतलब जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटेलिक मतलब जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और यूरिकोटेलिक मतलब जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। उदाहरण याद रहेंगे, बस याद क्या करना है, अमोनोटेलिक मतलब जिसके पास में पानी ज़्यादा होता है। किसके पास में ज़्यादा होता है, मछलियों के पास में। यूरिक अम्ल में क्या होता है, जिसके पास में पानी क्या होता है, सबसे कम होता है, वो आपके यूरिक अम्ल में हो जाएगा। और सबसे कम पानी किसके पास में रहता है, ऊंट, पक्षी, कीट पतंगों के पास में। और यूरियोटेलिक क्या कहलाता है, आपके जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और इनके पास में पानी क्या होता है, आपके पर्याप्त होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका मनुष्य या स्तनधारी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अमोनिया सबसे अधिक विषैला, यूरिया अमोनिया से कम विषैला, और आपके यूरिक अम्ल होता है वो सबसे कम विषैला। अब देखो अमोनिया क्या आपके सबसे अधिक विषैला है, तो अमोनिया को क्या कर सकते हैं, शरीर में संग्रहित नहीं कर सकते। यूरिक अम्ल क्या आपके सबसे कम विषैला है, यूरिक अम्ल क्या आपके सबसे कम विषैला है, तो इसको शरीर में अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है। और यूरिया भी क्या है, आपके अमोनिया से कम विषैला है, तो इसको भी शरीर में थोड़े समय के लिए संग्रहित किया जा सकता है। पर अमोनिया अत्यधिक विषैला, इसलिए इसको शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता और इसको शरीर से शीघ्रता से बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकालने के लिए इसमें क्या होती है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और जो मछलियाँ होती है वो किसका उत्सर्जन करती है, आपके अमोनिया का उत्सर्जन करती है। इतना समझ में आ गया। ये तो था आपके नाइट्रोजन अपशिष्ट के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कि अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी कौन से, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले प्राणी कौन से। एक बार आप वापस बुक से पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा वीडियो के साथ साथ में। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बता देना आप। फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि कशेरुकाओं में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किडनी के बारे में। किडनी मतलब क्या होते हैं, वृक्क। वृक्क मतलब गुर्दे। वृक्क मतलब गुर्दे। ये गुर्दे क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट मतलब मूत्र निर्माण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, मूत्र निर्माण का कार्य करते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करते हैं, आपके किडनी करती है। इस किडनी के बाद में अगली बात करते हैं फेफड़े। तो फेफड़े भी हमारे शरीर में क्या एक प्रकार के उत्सर्जी अंग है। और उत्सर्जी अंग है तो फेफड़े किसका उत्सर्जन करते हैं, बताओ कमेंट करके। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि फेफड़े किस पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, किसका उत्सर्जन करते हैं फेफड़े। फेफड़े किसका उत्सर्जन करते हैं, बताओ फेफड़े किसका उत्सर्जन करते हैं। CO2 का, बिल्कुल करेक्ट। कि फेफड़े किसका उत्सर्जन करते हैं, CO2 का। हमारे शरीर में सिर्फ किडनी उत्सर्जन का कार्य नहीं करती, फेफड़े भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। यकृत भी करता है, आंत भी करती है और त्वचा भी करती है। अब आगे बताओ कि आप यकृत है, ये यकृत किस पदार्थ का उत्सर्जन करता है या इसमें किसका निर्माण होता है। मैंने बताया था आपको, ये से क्या याद रखना, किसका निर्माण होगा यकृत में, बताओ यकृत में किसका निर्माण होगा, कमेंट करके बताओ। यूरिया का निर्माण होगा, बिल्कुल करेक्ट। कि यकृत में किसका निर्माण होगा, यूरिया का निर्माण होगा। और ये यूरिया ब्लड के साथ में कहाँ पे आ जाएगा, आपके किडनी के पास में आ जाएगा। और किडनी क्या करेगी, इस ब्लड को फिल्टर करके क्या करेगी, जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको मूत्र के रूप में बाहर विसर्जित कर देगी। फिर अगला होता है हमारे शरीर में आंत।
ये आंत होती है हमारे शरीर में, ध्यान रखना, धातु के लवणों का उत्सर्जन करती है। किसका उत्सर्जन करती है? धातु के लवणों का उत्सर्जन करती है, धातु के लवणों का उत्सर्जन करती है। इसके बाद में हमारे शरीर में जो त्वचा है, ये त्वचा किसका उत्सर्जन करती है? बताओ, त्वचा किसका उत्सर्जन करती है? 21 नंबर चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि त्वचा किसका उत्सर्जन करती है। त्वचा कमेंट करके बताओ। स्वीट का, पसीने का उत्सर्जन करती है, बिल्कुल करेक्ट है। और इस पसीने के साथ साथ में क्या होता है कि पसीने का टेस्ट मैंने आपको बताया था कि कैसे नमकीन होता है। तो इस पसीने के साथ में हमारे शरीर में क्या होता है? यूरिया भी निकलता है, यूरिया के साथ में NaCl भी निकलता है, NaCl के साथ में हाइड्रोकार्बन और मोम भी निकलता है, और मोम के साथ में क्या निकलता है? पसीना। तो इस त्वचा के द्वारा इतने पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। तो पता चल गया कि हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग कौन कौन से? एक तो किडनी, फेफड़े, यकृत, आंत और त्वचा। किडनी होती है आपकी, किसका उत्सर्जन करती है? मूत्र का निर्माण करती है, जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। और फेफड़े होते हैं वो CO2 का उत्सर्जन करते हैं। यकृत होता है यूरिया का निर्माण करता है, और ये यूरिया ब्लड के द्वारा कहाँ पे जाता है? किडनी के पास में। और किडनी क्या करती है? इस ब्लड को फिल्टर करके मूत्र का निर्माण करते हैं, और मूत्र के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। फिर आगे आंत होते हैं, ये हमारे शरीर में धातु के लवणों का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। और त्वचा होती है वो हमारे शरीर में किसका नहीं उत्सर्जन करती है? यूरिया का, NaCl, मोम और पसीने का उत्सर्जन करती है। जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन तो आपके पाचन तंत्र के द्वारा कर दिया जाता है, वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आएगा आपके नाइट्रोजनी अपशिष्ट मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। ये आपके इतना हो गया आपके बेसिक नॉलेज। फिर आगे बात करते हैं कि मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है आपके वृक्क। क्या होते हैं? वृक्क। इंग्लिश में बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? किडनी, किडनी बोलते हैं। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन से मानव में? किडनी है, वृक्क। अब इसकी बात करते हैं कि उत्सर्जन तंत्र है किडनी, यह हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र के भाग कितने होते हैं। तो फर्स्ट नंबर भाग होता है, एक तो किडनी आपके जो वृक्क होते हैं, दो स्थित होते हैं, दाएं और बाएं। ये मैं आपको बता दूंगा आगे डायग्राम से, एक बार इसके भाग समझो कि कौन कौन से भाग है। आगे है इसका एक भाग होता है मूत्र नलिका। क्या होता है? मूत्र नलिका, जिसे क्या कहते हैं? यूरिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिटर। इस मूत्र नलिका के बाद में अगला भाग होता है मूत्राशय। कौन सा भाग होता है? मूत्राशय। इस मूत्राशय को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। तो बताओ कमेंट करके कि गॉल ब्लैडर किसे बोलते हैं हिंदी में? गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं? बताओ कमेंट करके। गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर बताया था मैंने। गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पता है? गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर को हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं? पित्ताशय। मैंने बताया था आपको गॉल ब्लैडर, GALL ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्ताशय। मतलब इसमें किसका निर्माण होता है? पित्त रस का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरिथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा। मूत्र मार्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरिथ्रा। कि उत्सर्जन तंत्र के भाग कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक तो हो गया किडनी का, दूसरा भाग मूत्र नलिका, थर्ड नंबर मूत्राशय, और फोर्थ नंबर कौन सा हो गया? मूत्र मार्ग। तो इसमें मूत्र नलिका ध्यान रखना, एक जोड़ी पाई जाती है, मतलब टोटल कितनी होती है? 2 होती है। किडनी होती है, ये हमारे शरीर में एक जोड़ी होती है, मतलब कितनी होती है टोटल? आपके 2।
दो किडनी होती है, मूत्र नलिका दो होती है, एक मूत्राशय होता है, मूत्र मार्ग भी एक होता है। फिर आगे बात करते हैं कि हमारे शरीर में इतना तो देख ले कि कौन कौन से भाग है। डायग्राम अभी नॉर्मल समझा देता हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम लेके आऊँगा, ऑनलाइन बता दूंगा डायग्राम किस प्रकार का होता है। ये यहाँ पे इधर तो क्या होते हैं, दो वृक्क स्थित होते हैं, क्या होते हैं, वृक्क। और ये यहाँ पे दो क्या जुड़ी हुई होती है, आपके मूत्र नलिका, क्या जुड़ी होती है, मूत्र नलिका, या जिसे मूत्रवाहिनी भी कहते हैं। ये हो गया यहाँ वाला पार्ट आपके मूत्राशय, क्या हो गया, मूत्राशय। मूत्राशय के बाद में ये सबसे लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा मूत्र मार्ग, क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग। कि एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, इधर वाला हो जाएगा आपका कौन सा, बायां, और इधर वाला कौन सा हो जाएगा, दायां। दो मूत्र नलिका होती है, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। एक यहाँ पे बात ध्यान रखना कि इन वृक्क के ऊपर ही यहाँ पे ग्रंथियां पाई जाती है, एक जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है। इन ग्रंथियों को क्या कहते हैं, कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, नाम बताओ। कि वृक्क के ऊपर जो ग्रंथियां पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, कौन सी ग्रंथियां होती है, वृक्क के ऊपर कौन सी ग्रंथियां होती है, उस ग्रंथि का नाम बताओ। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है वृक्क के ऊपर, वृक्क के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट है महावीर, कि इस वृक्क के ऊपर यहाँ पे क्या पाई जाती है, एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। और ये अधिवृक्क ग्रंथि क्या करती है, हमारे शरीर में आपातकालीन परिस्थितियों में काम में आती है। किस में काम में आती है, आपातकाल परिस्थितियों में, ठीक है, आपातकालीन परिस्थितियों में। इसका आगे विस्तार से हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, जो भी ग्रंथि होगी आपके उन हर एक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है जो आपके आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य करती है। आज के लिए ये इतना ही, आगे की जो क्लास होगी वो मैं आपको बता दूंगा शाम तक, शायद अगली क्लास भी ले लेंगे। तो ये आपकी इतनी संरचना थी, जो भी बताया था उत्सर्जन तंत्र के बारे में, कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन किस रूप में किया जाता है, कौन कौन से होते हैं, और उत्सर्जन तंत्र के भाग देखे थे। 4 भाग होते हैं, वृक्क होता है, मूत्र नलिका होती है, मूत्राशय होता है, और मूत्र मार्ग होता है। तो अगला जो भी वीडियो होगा उसमें मैं आपको उत्सर्जन तंत्र होगा उसका डायग्राम लेके आऊँगा, उस डायग्राम को अच्छे से समझाऊंगा। और उसके बाद में जो एक किडनी की संरचना होती है, उस किडनी की संरचना को भी मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। उस किडनी की संरचना को समझने के बाद में हम समझेंगे कि हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है, कि रक्त का फिल्ट्रेशन किस प्रकार होता है, और उसका उत्सर्जन किस प्रकार किया जाता है। महावीर ठीक है इतना, आगे जो भी होगा मैं अब आज के दिन में वो वीडियो मैं ऑनलाइन ला के बता दूंगा आपको, किडनी की संरचना वगैरह जो भी है बाकी का। ओके चलो, तो ठीक है, और कुछ पूछना हो तो बता देना कमेंट करके। धन्यवाद।